नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने जेएचपी कोचिंग में। और आज मैं आपके लिए फिर लेकर के आया हूं जीव विज्ञान जो है मॉडल पेपर 2025 का। ये आपके अभ्यास के लिए है। सबसे पहले आपको मॉडल पेपर ही हल करना होता है, ठीक है। तो मैं मॉडल पेपर हल करा रहा हूँ जो कक्षा 12 के लिए है। ये है जीव विज्ञान का, ठीक है, अनसॉल्व्ड है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो पार्ट नंबर 3 है मैं वहाँ तक करा चुका हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 4। तो देखते हैं हमने क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक कर लिए थे। तो देखिए यहाँ पर आपको पता भी होगा, जो क्वेश्चन है 6 का घा क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन हो चुका था। आज हम स्टार्ट करेंगे 7वें नंबर का क्वेश्चन से, ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलते हैं बिना ही देरी किए। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 7वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये कह रहा है। इसके आगे और कह रहा है इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं, स्टोर कहाँ रहते हैं, कह रहा है ना। तो देखिए सबसे पहले आंसर डाल लेना। आपको लिखना क्या है कि निम्नलिखित जनन अंग पुरुष के जनन तंत्र के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। जो जनन अंग होते हैं पुरुष के, वो जनन तंत्र के अंतर्गत क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। और हम इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, जनन अंगों के बारे में। तो देखिए हमारे पास क्या है, पहला है वृषण के बारे में। क्या पढ़ेंगे, वृषण के बारे में, क्योंकि ये क्या कह रहा था, जनन अंग पुरुष के जनन तंत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, सम्मिलित होते हैं। तो पहला हमारे पास था वृषण, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में टेस्टिस। क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। तो देखिए वृषण में आपको क्या लिखना है, वृषण संख्या में 2 होते हैं। वृषण कितने होते हैं, संख्या में 2 होते हैं, यानी कि मतलब एक जोड़ी आप बोल सकते हैं, ठीक है। फिर आपको क्या समझना है, ये वृषण कोश में स्थित होते हैं। वृषण कहाँ होते हैं, ये वृषण कोश में स्थित होते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर क्या समझना है, इनके अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। कहाँ पर शुक्राणु का निर्माण होता है, स्पर्म का। तो आप बताइएगा भैया, जो शुक्राणु का निर्माण होता है, यानी शुक्राणु जो बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, तो बताइएगा वृषण के अंदर बनते हैं। क्योंकि आपसे पूछ लिया जाता है कि शुक्राणु कहाँ बनते हैं, यानी कि इनका निर्माण कहाँ होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वृषण यानी टेस्टिस है। और क्या समझना है, इनका आकार कैसा होता है, इनका आकार जो होता है अंडाकार होता है। कैसा होता है, अंडाकार होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट हम क्या समझेंगे, दूसरा है हमारे पास शिश्न के बारे में। क्या जानेंगे, शिश्न के बारे में, जिसे कहते हैं पेनिस। क्या कहते हैं, पेनिस कहते हैं अंग्रेजी में। तो देखिए शिश्न में क्या लिखना है, यह एक बेलनाकार संरचना होती है। शिश्न क्या होती है, यह एक बेलनाकार संरचना होती है, ठीक है। यह आपको ध्यान में रखना है कि कैसी होती है, इसका आकार कैसा होता है, बेलनाकार, जैसे बेलना होता है ना, उसी प्रकार का। और क्या समझना है, यह मांसपेशियों का बना होता है। किसका बना होता है, मांसपेशियों का बना होता है। इसमें हड्डियां नहीं होती हैं, मांसपेशियां होती हैं टोटल, ठीक है। अब देखिए यह मांसपेशियों का बना होता है। यह मैथुन में भाग लेने वाला अंग है। कौन, यह जो शिश्न होता है, यह मैथुन क्रिया में भाग लेने वाला क्या होता है, अंग होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सी क्रिया में, मैथुन क्रिया में। जब नर और मादा आपस में क्रिया करते हैं, जो वही रहती है क्या, मैथुन, ठीक है। आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है। इसके जो अच्छे अच्छे पॉइंट है, इसके बाद हम देखते हैं और आगे। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, तीसरा नंबर हमारे पास क्या हेडिंग पड़ जाएगी, अधिवृषण। क्या पड़ जाएगी, अधिवृषण पर जाएगी हेडिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अधिवृषण हमारे पास हेडिंग आपको ऐसे ही डाल लेना है। इसमें क्या लिखना है, यह वृषण के ऊपर की संरचना होती है। कौन, जो अधिवृषण होती है, यही क्या है, वृषण के ऊपर की संरचना होती है, कुंडलित होती हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। जो अधिवृषण होती हैं वो वृषण के ऊपर कुंडलित नुमा संरचना बनाती हैं।
और क्या आपको समझना है, इसमें शुक्राणु परिपक्व होते हैं यानी मेच्योर कहाँ पर होते हैं शुक्राणु, आप बताइएगा भैया। अधिवृषण में जो शुक्राणु होते हैं वो क्या होते हैं, मेच्योर होते हैं यानी परिपक्व होते हैं। क्योंकि एक नंबर में पूछा जा सकता है कि जो शुक्राणु होते हैं वो कहाँ पर परिपक्व होते हैं, आप बताइएगा। जो शुक्राणु होते हैं वो अधिवृषण में परिपक्व होते हैं यानी मेच्योर होते हैं। बस आपको इतना ही लिखना है। अब चौथी हेडिंग क्या पड़ जाएगी, शुक्रवाहिनी। क्या पड़ जाएगी, शुक्रवाहिनी। आपको नाम से पता चल रहा है शुक्रवाहिनी शुक्राणु का वहन कराने वाली यानी ले जाने वाली। तो देखिए इसमें क्या लिखना, इनकी संख्या 2 होती है। ये भी संख्या में कितनी होती हैं, 2 होती हैं यानी कि मतलब एक जोड़ी आप बोल सकते हैं। यह वृषण तथा अधिवृषण में बने शुक्राणु को कहाँ तक ले जाती है, शुक्राशय तक ले जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। जो वृषण होता है, वृषण में जो शुक्राणु बनते हैं, वृषण से अधिवृषण में जाते हैं, वहाँ पर परिपक्व होते हैं शुक्राणु, मेच्योर होते हैं। जब परिपक्व होते हैं इसके बाद कहाँ पहुँच जाते हैं, शुक्रवाहिनी में। अधिवृषण से शुक्रवाहिनी में पहुँच जाएंगे शुक्राणु, और शुक्रवाहिनी क्या करेगी, ले जा कर के कहाँ तक छोड़ देगी, शुक्राशय तक लेकर छोड़ देगी। ठीक है, शुक्राणुओं को। बस आपको इतना ही इसमें लिखना है, समझ के बढ़िया अच्छी तरह से। अब देखिए 5वां पॉइंट क्या कह रहा है, शुक्राशय के बारे में समझेंगे। शुक्राशय में आपको क्या लिखना है, यह एक ग्रंथि होती है। ये क्या होती है, शुक्राशय एक प्रकार की ग्रंथि होती है, ग्लैंड्स होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है शुक्राशय एक क्या है, तो बताइएगा आप। शुक्राशय एक ग्रंथि होती है। ये क्या करती है, जिसमें शुक्राणु लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। जो शुक्राशय होता है यहीं पर शुक्राणु बहुत दिन तक सुरक्षित रहते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, कोई ज़्यादा इनको नुकसान नहीं होता है। इतना ही आपको समझना है। और इनका पोषण भी यहीं पर होता है शुक्राशय में। यह भी आपको ध्यान में रखना है कि जो शुक्राणु होते हैं ये किस ग्रंथि पर जाते हैं, बताइएगा, शुक्राशय में। और जिसमें क्या होता है, ये इसी ग्रंथि में, शुक्राशय जो ग्रंथि होती है इसी में शुक्राणु बहुत ही दिन तक क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। और इनका पोषण भी कहाँ पर होता है, यहीं पर होता है शुक्राशय में। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारे पास 6वीं हेडिंग क्या है, मूत्र मार्ग के बारे में समझेंगे। 6वीं हेडिंग क्या है, मूत्र मार्ग। अब देखिए इसमें क्या लिखना है, मूत्र मार्ग वह नली है जो मूत्र को आपके मूत्राशय और आपके शरीर से बाहर निकलने देती है। क्या लिखना है कि जो हमारे पास मूत्र मार्ग होता है, मूत्र मार्ग वह नली है, एक प्रकार का रास्ता होता है मूत्र मार्ग। ठीक है, वह नली है जो मूत्र को यानी यूरिन को आपके मूत्राशय और आपके शरीर से बाहर निकलने देती है। यानी मूत्र निकलने का मार्ग होता है एक प्रकार का। ठीक है, रास्ता होता है मूत्र मार्ग जिसे हम बोलते हैं, एक प्रकार का रास्ता है जहाँ से क्या आती है, यूरिन निकलती है। क्योंकि मूत्र का मार्ग नहीं, मूत्र मार्ग, जिस मार्ग से, जिस रास्ते से क्या आता है, यूरिन आता है यानी मूत्र आता है, उसे हम बोलते हैं मूत्र मार्ग। और हमसे क्वेश्चन में एक लास्ट में यह भी पूछ रहा था कि शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, शुक्राणु जो होते हैं वो संचित रहते हैं अधिवृषण में। कहाँ पर संचित रहते हैं, अधिवृषण में, या जिसे कहते हैं इपीडीडाइमिस। क्या कहते हैं, इपीडीडाइमिस। यह भी आपको ध्यान में रखना है, अंग्रेजी शब्द है ये। ठीक है, अधिवृषण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इपीडीडाइमिस। ठीक है, तो क्योंकि आपको पहले भी पता चल चुका था कि जो शुक्राणु होते हैं वो कहाँ पर मेच्योर होते हैं, वो मेच्योर होते हैं अधिवृषण में यानी परिपक्व होते हैं। पहले ही इसका आंसर मिल चुका था, लेकिन आपको अलग से देना है तो आप अलग से आप लिख सकते हैं कि शुक्राणु जो होते हैं अधिवृषण में परिपक्व होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों 7वें का अथवा कह रहा है क्वेश्चन कि पारिस्थितिक
तंत्र के जैविक घटकों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसके पारस्परिक संबंधों का भी वर्णन रेखा चित्र द्वारा कीजिए कह रहा है। तो देखिए हमें समझना है जैविक घटकों के बारे में। अब देखिए आपको आंसर डाल लेना, इसमें लिखना है जैविक घटकों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, यानी मतलब 3 श्रेणियों में हम इसे बांटा गया है हमने। ठीक है, तो देखिए इसे बांटा गया है 3 श्रेणियों में। पहली श्रेणी क्या है? उत्पादक, दूसरी उपभोक्ता, तीसरी अपघटक। तो तीनों के बारे में हमें समझना है। पहली हेडिंग क्या पड़ जाएगी? उत्पादक। उत्पादक के बारे में जानेंगे तो इसमें लिखना है आपको वे घटक जो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? उत्पादक कहते हैं। आप पहले भी पढ़ चुके हैं स्वयं भोजन कौन बनाते हैं? जो भी आसपास के हमारे क्या होते हैं? हरे पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, जो भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सभी के सभी हरे पेड़ पौधे क्या बनाते हैं? वह यानी कि मतलब स्वयं भोजन बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जो भोजन स्वयं बना लिए वो हमारे उत्पादक कहलाए। अब इसके बाद हम जानेंगे उपभोक्ता के बारे में। तो दूसरा नंबर है उपभोक्ता। इसमें क्या लिखना है? वे घटक जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं। यानी कुल मिलाकर किस पर निर्भर हैं? ये कुल मिलाकर इस पर निर्भर है, उत्पादक पर निर्भर है। इसके अंतर्गत जो भी जीव आएंगे, उपभोक्ता के अंतर्गत जो भी जीव आएंगे वो भोजन के लिए किस पर निर्भर रहेंगे? उत्पादक पर निर्भर रहेंगे। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? उपभोक्ता। जैसे हमारे पास है गाय। गाय क्या खाती है? हरी चीज़ खाती है कि नहीं खाती? और जो भी हरी चीज़, घास वगैरह, पेड़ पौधे जो भी होते हैं वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं प्रिय विद्यार्थियों? उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और हमारे पास एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं गाय, भैंस, हिरण, बकरी और भी होते हैं। आपको क्या लगा देना? आदि लगा देना है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास और क्या है। तो देखिए इसे भी हमने 3 श्रेणियों में बांटा है। जो हमारे पास उपभोक्ता होते हैं इसके प्रकार होते हैं 3। पहला है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा है द्वितीयक उपभोक्ता, तीसरा है तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, हम इसे एक एक करके जानेंगे। तो चलते हैं और आगे की तरफ। तो देखिए प्रिय विद्यार्थी पहली हेडिंग क्या पड़ जाएगी? प्राथमिक उपभोक्ता। तो किसमें क्या लिखना है? इनमें वे जीव आते हैं जो अपना भोजन सीधे उत्पादकों से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? अपना भोजन सीधे उत्पादक से प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये प्रायः शाकाहारी होते हैं। कैसे होते हैं? शाकाहारी होते हैं। जैसे हमारे पास है खरगोश। ये क्या होता है? शाकाहारी होता है ना। ठीक है, मांस तो नहीं खाता ये। और ये खाता क्या है? हरे पेड़ पौधे, घास वगैरह खाता है। और ये हरे पेड़ पौधे जो घास वगैरह होती हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं? ये उत्पादक के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और हिरण है, बकरी है, और भी हमारे पास उदाहरण होते हैं, गाय, भैंस, जो भी आपको लिखना है। लेकिन मांसाहारी नहीं लिख देना, वो ऐसे प्राणी लिखना है जो घास वगैरह खाते हो, पेड़ पौधे, पत्ती वगैरह। ठीक है, अब देखिए द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। इनमें वे जीव आते हैं जो अपना भोजन शाकाहारी से प्राप्त करते हैं। अब देखिए इसके अंतर्गत वे जीव आ रहे थे जो अपना भोजन किससे प्राप्त कर रहे थे? उत्पादकों से। लेकिन द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत कैसे प्राणी आएंगे? जो अपना भोजन किससे प्राप्त करेंगे? इनसे प्राप्त करेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता से। ठीक है, तो हमारे पास है वही लिखा, इनमें वे जीव आते हैं जो अपना भोजन शाकाहारी से प्राप्त करते हैं। शाकाहारी से प्राप्त करते हैं, जैसे मेढक, भेड़िया, लोमड़ी आदि। यानी कि मतलब ये जीव हमारे कैसे होते हैं? शाकाहारी होते हैं। इसके अंतर्गत जो भी जीव आएंगे वो क्या होंगे? हमारे शाकाहारी होंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अंतर्गत जो जीव आएंगे वो क्या होंगे? शाकाहारी। वही लिखा है, इनमें वे जीव आते हैं जो अपना भोजन शाकाहारी से प्राप्त करते हैं। किन से प्राप्त करते हैं? शाकाहारी से। तो शाकाहारी कौन होते हैं? हमारे यही होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता वाले। ठीक है, अब देखिए जैसे हमारे पास मेढक है, भेड़िया है, लोमड़ी है, और भी हमारे पास जीव होते हैं आदि, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अब देखिए तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं वे जीव
जो द्वितीयक उपभोक्ता और प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। नहीं, अपना भोजन किन से प्राप्त करते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता और प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। जैसे बाघ, शेर, चीता और भी हमारे पास उदाहरण होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, और आगे हम देखते हैं। चौथा हमारे पास क्या था? अपघटक के बारे में हमने पढ़ लिया है, उत्पादक उपभोक्ता के बारे में। लेकिन अब हम जानेंगे तीसरा हमारे पास था अपघटक। क्या था? अपघटक था। अब हम अपघटक के बारे में जानेंगे। ठीक है, आपको यहाँ से पॉइंट बदल देना है। ये जो हमारे पास था ना, ये तीसरा पॉइंट था। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये तीसरा पॉइंट है। यहाँ पर लिखना क्या है? यहाँ पर आपको लिखना है कि जो हमारे पास इसके अंतर्गत ऐसे जीव आएंगे जो क्या करेंगे, इसके अंतर्गत ऐसे जीव आएंगे जो है, देखिए आपको यहाँ पर 3 डालेना है, क्योंकि हमने अभी तक क्या पढ़ा है? उत्पादक के बारे में पहला, क्योंकि तीन श्रेणियों में इसे बांटा गया था। तो 3 श्रेणियों में जो बांटा गया था, पहला था हमारे पास उत्पादक, और दूसरा क्या था? उपभोक्ता, तीसरा क्या हो जाएगा? अपघटक। ठीक है, आपको डाउट में नहीं पड़ना है कि इसकी भी गिनती सेम है और उनकी भी गिनती सेम है। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे पास प्रकार हैं ये किसके हैं? उपभोक्ता के प्रकार हैं, जबकि ये हमारे पास अपघटक, ये उसके ही प्रकार है जैविक घटक के। ठीक है, 3 प्रकार के थे। तो देखिए इसमें क्या लिखना है आपको? इनमें कवक एवं जीवाणु आते हैं। इनमें क्या आते हैं? कवक एवं जीवाणु आते हैं। ये मृत उत्पादक और उपभोक्ताओं का क्या करते हैं? अपघटन करते हैं, यानी कि उनको तोड़ते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो अपघटक होते हैं, वो अपघटक कौन होते हैं? कवक, फंगस जिसे कहते हैं, जीवाणु, बैक्टीरिया, ये होते हैं हमारे अपघटक। ये क्या करते हैं? ये मृत उत्पादक, जो हमारे पास उत्पादक होते हैं, अभी आपको पता है उत्पादक कौन होते हैं, ये मृत उत्पादक और उपभोक्ता जो होते हैं उनका क्या करते हैं? अपघटन करते हैं, उनको तोड़ने का काम करते हैं। यानी कि मतलब आपको पता है पत्तियां वगैरह होती हैं, सड़ी गली सड़ जाती है ना, ये धीरे धीरे करके अपघटित कौन करता है उनको? ये करते हैं हमारे पास। ठीक है, अब देखिए इसका रेखा चित्र क्या? घास, पादप, ये घास लिख दो, या पादप। इसके बाद टिड्डा, इनको कौन खाएगा? टिड्डा। इनको कौन खाएगा? मेढक। इनको कौन खाएगा? सांप। इनको कौन खाएगा? बाज खाएगा। ये हमारा रेखा बन गया। ठीक है, यही आपको ऐसा करना था। इसके बाद हम देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 8वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या है? इस तकनीक द्वारा इंसुलिन उत्पादन विधि का वर्णन कीजिए। यही कराना है। सबसे पहले आपको हेडिंग आंसर डाल लेना है। इसमें हेडिंग पड़ जाएगी पुनर्योगज डीएनए। सबसे पहले हमें यही जानना है पुनर्योगज डीएनए है क्या। इसमें आपको लिखना है दो अलग अलग स्रोतों से लिए गए डीएनए को जोड़कर बनाया गया डीएनए हमारा क्या कहलाता है? पुनर्योगज डीएनए कहलाता है, नया डीएनए। ठीक है, 2 अलग अलग स्रोत से हमने क्या प्राप्त कर लिया? डीएनए ले लिया। एक का अलग ले लिया, दूसरे का भी अलग ले लिया, और दोनों को मिला करके हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। और जब जोड़ देंगे तो एक नया डीएनए बन जाएगा, जिसे क्या कहेंगे? पुनर्योगज डीएनए कहेंगे। ठीक है, इसमें आपको लिखना है सबसे पहले, ये जो क्वेश्चन आपका इतना जो कह रहा है, इसका आंसर है हमारे पास। देखिए मानव इंसुलिन उत्पादन की क्रिया विधि, हम इसके बारे में जानेंगे, क्रिया विधि के बारे में, कैसे इसका उत्पादन किया जाता है, क्योंकि उत्पादन के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए आपको लिखना है मानव कोशिका से इंसुलिन जीन प्राप्त करके इसे प्लाज्मिड से जोड़कर पुनर्योगज डीएनए बनाया जाता है। क्या किया जाता है? मानव कोशिका से इंसुलिन जीन प्राप्त करते हैं। जब हमें इंसुलिन जीन प्राप्त हो जाता है तो इसे क्या करते हैं? प्लाज्मिड एक प्रकार का वाहक होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। प्लाज्मिड एक क्या है? एक वाहक है। ठीक है, ये वाहक का काम करता है। तो यही लिखा है जीन प्राप्त करके इसे कहाँ पर? प्लाज्मिड से जोड़ दिया जाता है, क्योंकि जब ये जीन प्राप्त हो जाएगा तो इसे किस में जोड़ देंगे? इसमें जोड़ देंगे, ये ले जाने का काम करेगा। तो जोड़ दिया जाता है, तो जोड़ कर क्या बना जाता है? पुनर्योगज डीएनए बनाया जाता है। ठीक है, इस पुनर्योगज डीएनए को जीवाणु में क्या करा देते हैं? फिर प्रवेश करा देते हैं। ठीक है, यही जो पुनर्योगज डीएनए, इस पुनर्योगज डीएनए को जीवाणु में प्रवेश कराकर
इस जीन की अनेक प्रतियां यानी कॉपी तैयार करते हैं। ठीक है, जब अनेक प्रति यानी अनेक प्रतियां यानी कॉपी क्या हो जाती हैं, तैयार हो जाती हैं। तो यही लिखा है, जब करा देते हैं प्रवेश जीवाणु में, जब जीवाणु प्रवेश करा दिया जाता है तो इस जीन की क्या हो जाती हैं, फिर अनेक प्रतियां यानी कॉपियां, ठीक है, कॉपी प्राप्त की जाती हैं। यह प्रक्रिया जीन क्लोनिंग कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, जीन क्लोनिंग कहलाती है। ठीक है, आपसे पूछा भी जा सकता है जीन क्लोनिंग क्या है, तो आपको ऐसा ही बता देना है। फिर लिखना, जीन की इस प्रतियों की सहायता से इंसुलिन का औद्योगिक स्तर पर क्या किया जाता है, संश्लेषण किया जाता है, यानी बना लिया जाता है कुल मिलाकर इसी प्रतियों की सहायता से। ठीक है, जीन की जो ये प्रतियां बनी हैं, जो कॉपियां बनी हैं, इन्हीं की सहायता से इंसुलिन का औद्योगिक स्तर, ठीक है, इंडस्ट्रियल जो होता है औद्योगिक स्तर पर क्या किया जाता है, संश्लेषण किया जाता है, बना लिया जाता है। ठीक है, और इसके आगे और आपको लिखना क्या है, बढ़िया बढ़िया आपको ऐसा ही लिखना है मेरे भाई कि इस प्रक्रिया में जीन की प्रतियां बनने के बाद, जब इनकी जीन की जो प्रतियां बन जाती हैं, कॉपी बन जाती हैं, तो बनने के बाद क्या होता है, जीवाणु का उचित माध्यम, जो बैक्टीरिया होता है उसका उचित माध्यम में जो होता है, ठीक है, उचित माध्यम व वातावरणीय दशाओं में क्या किया जाता है, फिर उसका किण्वन किया जाता है, यानी फर्मेंटेशन। वो जो जीवाणु होता है, जीवाणु को उचित माध्यम में, उचित उसका अच्छा बढ़िया माध्यम होना चाहिए, वातावरण भी सही होना चाहिए। फिर उसमें क्या किया जाता है, किण्वन किया जाता है, फर्मेंटेशन क्रिया होती है। जब किण्वन किया जाता है और फिर उससे इंसुलिन श्रृंखला को अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारे पास किण्वन करेंगे, किण्वन क्रिया के द्वारा फिर उससे इंसुलिन, किससे, इसी से, ठीक है, जो जीवाणु होता है, फिर इस उससे इंसुलिन श्रृंखला को अलग कर लेते हैं, जो बैक्टीरिया था अलग कर लेते हैं। फिर क्या था, दोनों ही प्राप्त श्रृंखलाओं को, जो दोनों प्राप्त श्रृंखलाएं हैं उनको किससे, डाई सल्फाइड बंधों द्वारा जोड़ लिया था। फिर क्योंकि अलग अलग तो कर लिए आप, जब अलग हो जाएगा तो दोनों को क्या करेंगे, श्रृंखलाओं को आपस में डाई सल्फाइड बंधों के द्वारा जोड़ देंगे। जब जोड़ दिया जाएगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ह्यूमुलिन। क्या प्राप्त हो जाएगा, ह्यूमुलिन। जब ह्यूमुलिन प्राप्त हो जाएगा, जैसे ह्यूमुलिन को हम क्या कहते हैं, कृत्रिम इंसुलिन भी कहते हैं। ह्यूमुलिन को क्या कहते हैं, कृत्रिम इंसुलिन भी हम कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, तीर यहाँ पर मैंने बना दिया, कृत्रिम इंसुलिन या ह्यूमुलिन आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब प्राप्त कर लिया जाता है तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, जो हमारे पास पूरी की पूरी प्रक्रिया थी यही है। तो इस प्रकार हमें इंसुलिन प्राप्त हो जाता है। यही प्रिय विद्यार्थियों हमारा पूरा का पूरा आंसर था। ठीक है, इसके बाद हम मिलेंगे, नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊँगा। तो चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों। अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया करके इस वीडियो को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके ज़रूर कर लेना। चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।